हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर कुछ लोगों को काफी टफ लगता है, तो हम इक्विलिब्रियम का क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे और ट्राई करेंगे जितने भी सारे टॉपिक है वो इसमें क्या हो जाए, हमारे कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेट लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। The ratio of the product of concentration of the product to the product of concentration of reactant of the concentration terms are raised to power of the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation is constant at given temperature। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपने एक इक्वेशन लिखा हुआ है A ये जो A है ये स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो 1 2 3 4 हो सकता है। ये जो B है ये भी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये A हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, B हमारा रिएक्टेंट है। स्मॉल c एंड स्मॉल d इज ऑल्सो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और हमारा कैपिटल C एंड कैपिटल D आर द प्रोडक्ट। तो हमारा इक्विलिब्रियम लॉ क्या बताता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो ब्रैकेट है रिप्रेजेंट करता है कंसेंट्रेशन को, तो हम ब्रैकेट लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसकी कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स आर रेज टू पावर ऑफ द स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपने उसको रेज टू पावर कर दिया उसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपने C का कंसेंट्रेशन लिखा है, उसको रेज टू पावर कर दिया C से, जो 1 2 3 4 हो सकता है। सिमिलरली D को D से रेज टू पावर कर दिया, A को A से रेज टू पावर कर दिया, B को B से रेज टू पावर कर दिया। और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो इसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ये हम कंसेंट्रेशन का कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ Kc, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो कभी भी आपको ब्रैकेट मिले तो इसका मतलब है ये हमने लिखा है इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द Kc। Kc हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 4NO गैस, 6H2O गैस, 4NH3 गैस एंड 5O2 गैस। इसमें हम Kc कैसे बता सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमारा प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे NH3O2 को मल्टीप्लाई, उनकी कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे, रेज टू पावर ऑफ देयर स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो NH3 रेज टू पावर 4 एंड O2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे NO रेज टू पावर 4 एंड H2O रेज टू पावर 6। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर Kc। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। रिएक्शन दिया हमें H2O CO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड CO2। ये हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है एंड इज 0.44। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हमें एट 1260 केल्विन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है 2H2 2CO2 2H2O एंड 2CO एट 1260 केल्विन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है। अब हमें क्या दिया, हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया और उससे हमें क्या बनाना है, दूसरा रिएक्शन बनाना है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दिया वो लिख लेते हैं, H2O CO रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2 CO2 और Kc की वैल्यू दी है 0.44, ठीक है, 0.44 वैल्यू दी है। अगर हम देखेंगे जो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। जो H2 एंड CO2 है ये हमारे कहाँ पे दिया हुआ है, हमें इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, बट हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे हमें राइट हैंड साइड पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। फ्लिप मतलब कि हम इस इक्वेशन को अगर आपने फ्लिप कर दिया तो याद रखना कि जब भी हम इक्वेशन को क्या करते हैं, इस तरफ से उस तरफ में शिफ्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1 बाय दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो भी क्या हो जाता है, हमारा रिवर्स हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है, इक्वेशन रिवर्स करने से हो जाएगा 1 बाय Kc, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.44। तो हमेशा याद रखना जब भी आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल विच इज 1 बाय Kc, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें फाइनल इक्वेशन में क्या दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सपोनेंट है वो हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे होल ऑफ ट्वाइस, ठीक है। तो ये पूरा जो इक्वेशन हो जाएगा इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाय 44 रेज टू पावर 2, 1 बाय 0.1936 और हमारा वैल्यू हो जाएगा 5.16। तो हमेशा याद रखना
कभी भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, अगर आपने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया है उस इक्वेशन को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है हमारा 1 बाय दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, जिस नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपको सेम नंबर से उसे क्या करना है, रेस टू पार करना है। तो अगर आपने केसी है, आप सपोज आपके पास इक्वेशन, आपने उसको n से मल्टीप्लाई किया, अब जो नया इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा केसी रेस टू पार n। ठीक है, तो ये है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द केपी केसी। केपी केसी का रिलेशनशिप डिराइव करना क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। हमें दिया हुआ ए बी बी सी सी डी डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये जितने भी हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे हैं दिए हुए इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो हम इसे केसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, सी रेस टू पावर सी, डी रेस टू पावर डी, ए रेस टू पावर बी ए एंड बी रेस टू पावर बी। तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। बट जो गैसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन फाइंड करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उनका जो प्रेशर फाइंड करना होता है वो काफी थोड़ा इजी होता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ केपी। केपी मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, पी का मतलब होता है प्रेशर। तो सपोज एक कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रेशर अप्लाई करती है उसे बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। तो हम इसे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, partial pressure of D component raised to power this stoichiometric coefficient, partial pressure of component A raised to power stoichiometric coefficient A, partial pressure of B raised to power B। ठीक है, तो हम इसको अगर गैस है तो उसको हम Kp की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर हम V को इस तरफ ले जाए तो P हो जाएगा हमारा N बाई VRT। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, हमारा मोलैरिटी। और हम इसे लिख सकते हो अंडर ब्रैकेट में लिख सकते हैं C विच इज कंसंट्रेशन। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, जो पार्शियल प्रेशर है इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। ठीक है, तो हमें Kp का फॉर्मूला दिया हुआ है, PC रेस्ट टू पावर C, PD रेस्ट टू पावर D, PA रेस्ट टू पावर B। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में हम ये वाली इक्वेशन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ C दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C RT रेस्ट टू पावर C। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ D दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन D RT रेज टू पावर D। सिमिलरली हमें दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ A, सो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A RT रेज टू पावर A। सिमिलरली हमें दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो कंसंट्रेशन B RT रेज टू पावर B। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा C रेज टू पावर C इसको सेपरेट कर दिया, D रेज टू पावर D को सेपरेट कर दिया, A रेज टू पावर A को सेपरेट कर दिया और B रेज टू पावर B को हमने क्या कर दिया, सेपरेट रख दिया। और ये जो RT RT है, याद रखना ये दोनों कॉमन है, तो इनके जो हमारे क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हो जाएगा RT C प्लस D, नीचे भी हमारा है RT A प्लस B। अगर हम बात करें, ये जो हमें वैल्यू मिली है C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D, A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B, ये वैल्यू होती है हमारी इक्वल टू द Kc। ये हमने ऑलरेडी लिखा है, तो हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc। और अगर हम ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर लाएंगे तो याद रखना एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, हमारे माइनस हो जाते हैं। तो हो जाएगा Kc RT C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है, और ये जो हमारे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो C प्लस डी माइनस A प्लस B जो होता है इसे हम लिखते हैं डेल्टा N। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। अगर R की बात करें, ये हमारा गैस कांस्टेंट, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम गैस कांस्टेंट लेंगे 0.083 लीटर्स पर बार पर केल्विन पर मोल। और ये जो टेम्परेचर है दैट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ केल्विन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ हमें CH2 गैस 4H2 गैस CH4 गैस प्लस 2H2S गैस। सबसे पहले अगर हमने Kp और Kc का रिलेशनशिप फाइंड करना, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। इसमें हम डेल्टा N की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 1 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। गैस में रिएक्टेंट कितने हैं हमारे 1 एंड 4, सो हो जाएंगे 4 प्लस 1 5, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, Kp will be equal to Kc RT minus 2, और you can also write Kp is equal to Kc divided by RT raised to power 2। ठीक है, so this is the way आप ऐसे क्या कर सकते हो, Kp और Kc में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई वैल्यूज दी है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। इसमें आपको Kp की वैल्यूज दी हुई है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है CaCO3 सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस।
इसमें Kp की वैल्यू दी है 167 और टेम्परेचर दिया है 1073 केल्विन। सबसे पहली बात याद रखना कि इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड डेल्टा एन, और डेल्टा एन के बारे में ये हमेशा याद रखना हम सिर्फ गैसेस को काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द प्रोडक्ट सिर्फ एक ही मोल है, इसको हम कंसीडर नहीं करें क्योंकि ये सॉलिड है, और माइनस रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में क्या हमारे पास भी सॉलिड है तो इसको हम 1 माइनस 0 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। तो n की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Kp हो जाएगा हमारा 167, Kc हमें फाइंड करना है। R का मैंने ऑलरेडी बताया आपको यूज करना है 0.083 इंटू 1073 केल्विन में दिया और रेज़्ड टू पावर 1। सो Kc विल बी इक्वल टू 167 डिवाइडेड बाय 0.0831 इंटू 1073। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.88। तो ऐसे आप Kc एंड Kp के वैल्यूज आप क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया, गिव एग्जांपल। ओके, होमोजीनियस क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमारा द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही फेज में, या तो सारे सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या तो सारे गैस हो सकते हैं। सो तब हम इसे क्या बोलेंगे, हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब ऑल ऑफ देम आर इन द सेम फेज। सपोज यू हैव H2 गैस, I2 गैस एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2HI गैस। तो तीनों किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है। सो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस क्या होता है? द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज। जब वो क्या है, डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। सपोज आपके पास है CaCO3, आपने इसे क्या किया, आपने इसको हीट किया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CaO एंड CO2। तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें दो सॉलिड हैं और एक गैस है, तो इसे बोलते हैं हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप इसकी Kc की वैल्यू लिखोगे तो आप लिख सकते हो, हमें ऑलरेडी पता है CaO कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम बात करें सॉलिड्स की और लिक्विड्स की, सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा रहती है कांस्टेंट, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं होते सॉलिड्स और लिक्विड, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट है, ये दोनों एक कांस्टेंट है। CaO इज ए कांस्टेंट क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। CaCO3 की भी कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है, कांस्टेंट मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई जब भी आपके पास हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया है तो आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को कांस्टेंट मानोगे और आप एक कंसंट्रेशन को इक्वेशन में इग्नोर कर सकते हो। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो हमेशा याद रखना सॉलिड और लिक्विड को आप हमेशा हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया में इग्नोर करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दी है A B C D, हमें इसका क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। एंड इन ईच केस इंडिकेट वेदर रिएक्शन इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। सबसे पहले हम पहली रिएक्शन को देखते हैं। पहली रिएक्शन में अगर आप देखोगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे गैस है तो ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर हम इसका क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो Kc हो जाएगा, क्योंकि ये सारी गैस की फॉर्म में है तो आप लिख सकते हो CO2 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय CO रेज़्ड टू पावर 2 इंटू O2। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास N2O5 गैस की फॉर्म में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस एंड NO3 गैस। तो सारे क्या है इसमें गैस की फॉर्म में है, और अगर सारे की फॉर्म क्या है, एक जैसी सेम फेज में है सारे, तो ये बना देते हैं अगेन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, Kc किसके इक्वल हो जाएगा, NO2 इंटू NO3 डिवाइडेड बाय N2O5। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा, जिंक सॉलिड में है 2HCl गैस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 सॉलिड प्लस H2 गैस। इसमें अगर देखेंगे तो हमारे क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस, एक सॉलिड है एक गैस की फेज में है, तो ये आ जाएगा हमारा हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया में। और अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो याद रखना इसकी इक्वेशन यहाँ पे है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स को इग्नोर कर देंगे। सॉलिड को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं, कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम इसे लिख लेंगे H2 गैस डिवाइडेड बाय HCl रेज़्ड टू पावर 2, और लास्ट दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ H2O2 लिक्विड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। अब इसमें याद रखना है ये दो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, दो लिक्विड है और एक गैस है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल्सो ए हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में याद रखना आप जो लिक्विड है उसको भी आप क्या कर सकते हो, इग्नोर, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन रहती है कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे Kc विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ O2।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेप्ट दैट द कंसंट्रेशन इन क्यूसी आर नॉट द इक्विलिब्रियम वैल्यू। सपोज आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है और उसका आपके पास मिक्सचर है। अभी क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया, तो क्या हो रहा है, सपोज आपके पास मिक्सचर है रिएक्टेंट का, सपोज ए एंड बी का और सी एंड डी का, तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। जब इक्विलिब्रियम नहीं आया उससे पहले आपने क्या किया, उनका कंसंट्रेशन लिया है और कंसंट्रेशन की वैल्यू आपने वैसे लिखी है जैसे आप केसी की वैल्यूज लिखते हो, सी रेज़ टू पावर सी, डी रेज़ टू पावर डी, ए रेज़ टू पावर ए, बी रेज़ टू पावर बी। आपको जो वैल्यू आया उस टाइम पे दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज क्यूसी। तो क्यूसी की वैल्यू हम तब लिखते हैं जब हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आया हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है क्यूसी की, जो क्यूसी है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास मिक्सचर है कंटेनर में ए बी सी डी का, ये हमें बताता है कि अभी इक्विलिब्रियम तो आया नहीं, वेदर जो रिएक्शन है वो ए बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है और सी डी जो है वो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ए बी सी डी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे लिखते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर सी और डी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे बोलते हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन, और तब तक ये रिएक्शन चलेगा तब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का वैल्यू दिया होगा, और तो आपको रिएक्शन क्वेश्चन का वैल्यू, सपोज आपको दिया हुआ है क्यूसी का जो वैल्यू है, तो आपके रिएक्शन के बीच में जब आपने मिक्सचर लिया तो आपने देखा जो क्यूसी का वैल्यू है वो केसी के वैल्यू से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द केसी। इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तभी डिक्रीज होगी जब रिएक्शन कहां जाना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी केसी से तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमारा क्यूसी का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है एज कंपेयर टू केसी, तो वो क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा सो दैट द कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो ये मूव करेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपको क्यूसी एंड केसी बराबर आता है इसका मतलब है कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है हमें 2a रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ b प्लस सी, और kc का वैल्यू दिया 2 × 10⁻³ एट गिवन टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो हमें दिया हुआ है a b c का कंसंट्रेशन तीनों का इक्वल दिया 3 × 10⁻⁴। आपको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन वेयर रिएक्शन विल प्रोसीड। तो इसमें हमें अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है मिक्सचर का, तो याद रखना ये जो मिक्सचर का कंसंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम का नहीं होता है। ठीक है, हम रिएक्शन के बीच में दिया हुआ है तो इसकी कंसंट्रेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज क्यूसी। तो क्यूसी का भी हम इक्विलिब्रियम की तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 2। ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का वैल्यू हमें दिया 3 × 10⁻⁴, c का भी हमें वैल्यू सेम दिया 3 × 10⁻⁴, a का भी 3 × 10⁻⁴ रेज़ टू पावर 2। अगर हम देखेंगे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 10⁻², ये सारे कट हो जाएंगे तो हमारा QC आ जाएगा विल बी इक्वल टू द 1। KC हमें ऑलरेडी दिया 2 × 10⁻³ अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो QC का वैल्यू ज्यादा है KC से। इसका मतलब क्या, QC का वैल्यू ज्यादा है, जो मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा है। सो रिएक्शन क्या करेगा, इट विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन विच इज रिवर्स। रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट द ली चैटलर प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। टू इफ ए सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। सपोज आपने इक्विलिब्रियम में चेंजेस लाई हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में, तब क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ इन सच ए वे सो दैट टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ द चेंज। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो ऐसे शिफ्ट होगा जो भी चेंजेस आई हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब जो भी चेंजेस आई हैं उसको कम करना चाहेगा इक्विलिब्रियम, उस पर काउंटर एक्ट करेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे सो दैट इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द चेंज। इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो रिएक्शन को शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। सिमिलरली अगर आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की तरफ, सो दैट जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था कंसंट्रेशन का। अगर हम बात करें टेम्परेचर का, सपोज रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक दिया, एक्सोथर्मिक दो तरीके से आपने देखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है प्रोडक्ट साइड में तो वो एक्सोथर्मिक है, या तो प्लस दिया होगा प्रोडक्ट साइड में, या तो इन्होंने दिया होगा डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये दो साइन देखने हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब एक्सोथर्मिक में देखोगे तो हीट रिलीज हो रही है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ओवरऑल रिएक्शन में तो हीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद जो प्रोडक्ट साइड में है। तो रिएक्शन क्या करेगा, वो उस हीट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन को शिफ्ट कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो हीट रिड्यूस करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ओवरऑल टेम्परेचर जो हीट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन अपनी ओवरऑल हीट इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोथर्मिक कैसे दिया हो सकता है, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव राइज टू प्रोडक्ट और डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हीट है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। अगर आपने अब क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ओवरऑल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और हीट इंक्रीज हो गया, तो ये शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, ओवरऑल हीट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारे रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप कंसंट्रेशन टेम्परेचर समझ आ गया। और लास्ट हमारा है प्रेशर। प्रेशर में आपको देखना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ पे ज्यादा है। आपको ये नोटिस करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स कहाँ पे और कम मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया तो याद रखना जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स। सिमिलरली अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम द लोअर टू द हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ये सारी चीजें अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्लस हीट इज इवॉल्व्ड, के दिया हुआ 0.5 एंड टेम्परेचर इज 673 केल्विन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। ये ऑलरेडी हमें पता है, केसी का एक्सप्रेशन होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का रेज़ टू देयर पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो NH3 रेज़ टू पावर 2 H2 रेज़ टू पावर 3 इनटू N2। ठीक है, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सबकी कंसंट्रेशन से हमारा केसी। और अगर हम देखेंगे सारी गैसेस की फॉर्म में है तो आप सबको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द partial pressure of H2 thrice and P N2, partial pressure of the N2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अगर ऑलरेडी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया इस इक्वेशन का विच इज 0.5, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसका क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर हमने रिवर्स रिएक्शन का लिखा है के डैश सी, तो ये हो जाएगा 1/kc। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू विच इज इक्वल टू 1/0.5। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे रिवर्स रिएक्शन का, ये हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट अगर हम इससे पूछें, इसमें क्या दिया हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द यील्ड ऑफ NH3। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन देखें, इसमें क्या हो रहा है, जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड पे है। जो हीट है इट इज प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, और मैंने बताया था प्रोडक्ट साइड पे अगर हीट लिखा हुआ है तो ये हो जाती है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इन्होंने बोला कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो NH3 की यील्ड को क्या इफेक्ट होगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रिएक्शन क्या करेगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा जो NH3 का यील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग N2N हाइड्रोजन ऑन द यील्ड ऑफ NH3। अगर आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड किया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट जो है हमारा अमोनिया, उसका कंसंट्रेशन और उसकी यील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द इक्वेशन। मैंने सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा गैसियस मोल्स कहां पे हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, साथ में 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है 4 मोल्स और यहाँ पे है 2 मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ गैसेस है और यहाँ पे 2 मोल ऑफ गैसेस है। 4 मोल ऑफ गैसेस क्या होगा, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है। सो एज ए रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इक्वेशन व्हेन एवर यू इंक्रीज द प्रेशर, ये हमेशा शिफ्ट करता है फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स टू द लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। एज ए रिजल्ट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और NH3 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज और इट्स यील्ड विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राइट एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम बात करेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे अब एसिड बेस के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसे हमें एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो सपोज हमारे पास अमोनिया है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव। तो इसमें याद रखना ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में एक एसिड ऐसी चीज है जो क्या कर पाए, H+ डोनेट कर पाए और इट कैन डोनेट ए प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप उसको में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं H+, दैट्स वाई हम H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो वाटर है वो NH3 को क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है। तो वाटर विल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने यह भी बताया कि जो भी चीज क्या करती है, H+ एक्सेप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज ए बेस। तो यहां पे NH3 क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो NH3 बना रहा है वो NH4 बना रहा है और वाटर में से जब H+ इसके पास मूव करता है तो हमारा बनता है OH नेगेटिव। अब रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है हमारा बेस, ये है हमारा एसिड। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे रिएक्शन को, तो NH4 क्या कर रहा है, OH नेगेटिव को क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। एज ए रिजल्ट यू आर गेटिंग वाटर। तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर बाय H+। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, जो NH3 है वो बेस की तरह काम कर रहा है, बट राइट हैंड साइड में NH4+ जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों का ये जो पेयर बना है इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, H+ का। सिमिलरली जो वाटर है उसका अगर हम पेयर देखेंगे, वाटर यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये OH नेगेटिव बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर आपको क्वेश्चन आया, सपोज आपको दिया हुआ बेस और पूछा इससे आपको एसिड बनाना है, सपोज आपको बेस दिया हो और पूछा आपको इसमें एसिड बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें H+ ऐड कर दोगे तो आपका कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और अगर आपको सपोज एसिड दिया हुआ है और उसको पूछा है कि आपको इससे बेस बनाना है, तो आप H+ क्या करोगे, इसमें से रिमूव करोगे। तो काफी इसके क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा पार्ट ए, गिव द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो कोई भी कंपाउंड दिया तो आप इसके कॉन्जुगेट एसिड कैसे बता सकते हो, आपको उसमें H+ ऐड करना है। सपोज आपके पास वाटर है, वाटर का हम H+ ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है H3O+। हमेशा याद रखना अगर आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो H+ ऐड करने से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है CO3 2 नेगेटिव, H+ ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। नेक्स्ट HSO4 नेगेटिव, इसमें हम H ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO4। नेक्स्ट है हमारे पास O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में हम H+ ऐड करेंगे तो बन जाएगा OH नेगेटिव। और लास्ट है हमारा CH3COH COO नेगेटिव, इसमें हम H+ ऐड करेंगे, हमारा बन जाएगा CH3COH। तो कोई भी कंपाउंड को अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, कॉन्जुगेट एसिड में, तो आप H+ क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वाटर अमोनिया आयन H2CO3 HS नेगेटिव एंड HCl, ठीक है। तो इसमें हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसमें से आप H+ क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। H+ रिमूव करने से याद रखना नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सपोज वाटर है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें H+ रिमूव कर दिया तो बन जाएगा OH नेगेटिव। अमोनियम है NH4 पॉजिटिव, H+ रिमूव कर दिया बन जाएगा NH3। अगर हमारे पास है H2CO3, इसमें से आपने H+ रिमूव कर दिया बन जाएगा HCO3 नेगेटिव। HS नेगेटिव, इसमें से H+ रिमूव कर दिया बन जाएगा
2 नेगेटिव और HCl में से आपने H+ रिमूव कर दिया तो बन जाए क्लोरीन नेगेटिव। तो इसमें याद रखना जब भी आप H+ क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस विद एग्जाम्पल। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कैन एक्ट एज एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वो एसिड की तरह काम करते हैं जब उसे आप स्ट्रॉन्ग बेस में डालो, और दे कैन एक्ट एज बेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे हमारे पास वाटर है। एसिटिक एसिड को आप वाटर में डालोगे तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, वाटर को H+ डोनेट कर देगा, एज ए रिजल्ट H+ बेस बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CO नेगेटिव एंड CH3O पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर हम देखें अमोनिया आयन है, अमोनिया आयन क्या करता है, वाटर से H+ एक्सेप्ट कर लेता है, एज ए रिजल्ट वाटर यहाँ पे क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव। तो वाटर दोनों में क्या कर रहा है, एक तरफ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव, एक तरफ बेस की तरह काम कर रहा है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। तो इसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ द एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज से हम क्या बना सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एम्फोटेरिक मींस दे कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। सबसे पहले हमारे पास वाटर दिया है, वाटर में अगर आप H+ ऐड करोगे बन जाएगा H3O पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और अगर आप H+ रिमूव करोगे बन जाएगा OH नेगेटिव विच इज कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली हमारे पास NH3 अमोनिया हमारे पास, इसमें H+ ऐड कर दिया, हमारा बनेगा NH4 पॉजिटिव, H+ रिमूव कर देंगे तो बन जाएगा NH2 नेगेटिव विच इज अ कॉन्जुगेट बेस। HSO4 नेगेटिव में H+ ऐड करेंगे तो बनेगा H2SO4, H+ रिमूव करेंगे SO4 नेगेटिव। सिमिलरली HCO3 नेगेटिव में H+ ऐड करके बनेगा H2CO3 और H+ रिमूव करके बनेगा CO3 नेगेटिव विच इज कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस विद एग्जाम्पल। ये जो हमने अभी पढ़ा था वो था हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या बोलता है हमें, एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो याद रखना यहाँ तो एसिड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको, यहाँ तो एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो सकता है। सिमिलरली जो बेस है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। या तो बेस में क्या आपको दिखेगा, नेगेटिव चार्ज, या तो आपको बेस में दिखेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, ये है हमारा BF3। BF3 की बात करें, बोरॉन में अगर हम बात करें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। वेरास NH3 में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NH3 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NH3 क्या बन जाएगा, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर जो हो जाता है उसे बोलते हैं बेस। तो NH3 विल बी एक्टिंग एज ए बेस, वेरास BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एज रिजल्ट दिस कंपाउंड इज फॉर्म। तो ये बन जाएगा हमारा एसिड एंड दिस इज लुईस बेस। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिलेक्ट द लुईस एसिड एंड लुईस बेस फ्रॉम द फॉलोइंग। लुईस एसिड ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाए, और लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए। तो लुईस एसिड सबसे पहले क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो हमारा हो जाएगा BF3। जो BF3 है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे विद BF3। एज ए रिजल्ट इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लुईस बेस की, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और अगर उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, गिव एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। सपोज आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया और HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो NaCl की जो भी आयंस हैं, ठीक है, अगर आपने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में तो NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा N+ एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस में। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है जब एक कंपाउंड, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज पार्शियली, सिर्फ पार्शियली ब्रेक होता है इन एक्वस सोल्यूशन, तो हम उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, लाइक एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस H+, और साथ में ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये जुड़ के फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखना इस चैप्टर में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही बात करेंगे, और उसमें हम देखेंगे क्योंकि इसी में हम बना सकते हैं हमारा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इज
व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? जो वाटर है याद रखना वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है और एम्फोटेरिक होने की वजह से वो एसिड भी बिहेव कर सकता है और बेस भी। सपोज अगर आपके पास वाटर है, वाटर क्या कर सकता है, वो खुद के साथ आयनाइजेशन कर सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को H+ डोनेट कर सकता है। एज रिजल्ट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और जो पहला वाटर मॉलिक्यूल है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ OH। तो एक एसिड बेस से हमारा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक H+ क्या कर रहा है, हाई वाटर एक H+ डोनेट कर रहा है टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O+। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो H+ की कंसेंट्रेशन होता है H3O+ का कंसेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। सो दैट्स वाई हम एसिडिक नेचर को H+ या H3O+ दोनों से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अब इक्विलिब्रियम का लॉ लगाया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट्स को H3O+ इंटू OH नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है रेज़्ड टू पावर 2। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप ये इक्वेशन देखोगे इसमें क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंट मीडियम है, एक लिक्विड है और एक क्या है, एक्वस मीडियम। और हमने पढ़ा है जो प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो आप इसको क्या कर सकते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज एमिटेड। तो आप ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर सकते हो, एमिट कर सकते हो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। सो कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक और कांस्टेंट बनता है। तो इसी कांस्टेंट जो हमारा बनता है विच इज Kw विच इज इक्वल टू H3O+ मल्टीप्लाई OH नेगेटिव। H3O+ की जगह आप H+ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये जो Kw है इट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द H+ एंड OH नेगेटिव। अगर हमने कंसंट्रेशन लिया है H+ का एट 298 केल्विन, ठीक है, ये कोई भी टेम्परेचर में कर लो तो आपको यही मिलेगा, बट स्पेसिफिकली एट 298 केल्विन आपको क्या मिलेगा, जो कंसंट्रेशन है H+ का वो 1 × 10⁻⁷ मोलर्स। अगर आपने सपोज 1 मोलर ऑफ वाटर लिया है, 1 मोल्स ऑफ वाटर, तो आपको इतना कंसंट्रेशन मिलेगा H+ का। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन में जितना H+ बनेगा उतना ही OH नेगेटिव भी बनेगा। ठीक है, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के साथ इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोज एक वाटर डिसोसिएट हो रहा है, एक वाटर कंबाइन कर रहा है, तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁷। तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो Kw 10⁻⁷ 10⁻⁷, तो Kw हो जाएगा 10⁻⁴ m²। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, डिफाइन pH एंड शो दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू द 14 एट 298 केल्विन। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, pH क्या होता है, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखा था सपोज प्योर वाटर में, दैट वाज 10⁻⁷। तो जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन का वो काफी क्या होता है, कम होता है। सो दैट्स वाई काफी एसिड्स को, डिफरेंट एसिड्स को कंपेयर करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन काफी कम है। सो दैट्स वाई हम लॉग लेते हैं ताकि हमें एक नंबर से हम वैल्यू बता पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सपोज आपके पास है प्योर वाटर, हमें पता है प्योर वाटर एट 298 केल्विन में H+ का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷। तो अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, pH हो जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। अब याद रखना जो भी 10 का एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट होता है वो नीचे आ जाता है। तो हमारा क्या होता है, हमने नेगेटिव लगाया है तो लॉग, कभी भी आप लॉग 10 यूज करोगे तो जो भी ऊपर एक्सपोनेंट टर्म है वो नीचे आ जाता है। तो माइनस ऑफ -7 ये बन जाता है हमारा +7। ठीक है, तो प्योर वाटर का pH क्या हो जाता है, +7। अगर हमने सपोज वैल्यू डिक्रीज किया, हमारे पास हो गया 6 वैल्यू हो गया, तो 6 क्या होता है, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। तो याद रखना <7 सोल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो अगर आप 6 को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखोगे विच इज 10⁻⁶, 10⁻⁶ ज्यादा कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁷ से। सो एज ए रिजल्ट जितना वैल्यू डिक्रीज होगा उतना सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर हमारा >7 हो जाए तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। हमने ऑलरेडी पढ़ा है H+ इंटू OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 10⁻⁻14 होता है वैल्यू। अगर हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, नेगेटिव लॉग लगा दिया, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, अभी नेगेटिव लॉग ऑफ H+ को बोलते हैं pH। सिमिलरली नेगेटिव लॉग ऑफ OH को भी हम बोलते हैं POH। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, माइनस है इसको ऐड कर देंगे नेगेटिव लॉग। ठीक है,
तो याद रखना, और log ऑफ 10⁻⁻14 को हम लिख देंगे 14। तो ये हमारा हो जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो log में हमेशा याद रखना, कभी भी किसी का log लगाओगे, जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वैल्यू, उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन सैंपल इज गिवन एज 3.8 10⁻³ मोलर्स एंड व्हाट इज द पीएच। हमें पता है पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। तो हम सबसे पहले कुछ लॉग के फॉर्मुलास देख लेते हैं। लॉग का फॉर्मुला अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ चीज तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ A प्लस बी। अगर डिवाइड हो रहा है लॉग A बाई बी, हम लिख सकते हैं लॉग A माइनस लॉग बी। सपोज हमें दिया लॉग A रेज टू पावर b, तो हम लिख सकते हैं b लॉग A। लॉग ऑफ 10 इज 1, और अगर हमारे पास दिया लॉग 10 रेज टू पावर x, तो ये हो जाता है हमारा x। दीज आर सम ऑफ द फॉर्मुला जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू 3.8 10⁻⁻3, तो हम लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 3.8 10⁻⁻3। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सपोज हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम इसे लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ, तो इसमें याद रखना 3.8 के साथ दो एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर लेना, 3.800 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। 10⁻³ तो हमें पता है ये जो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा +3। अब हम देखेंगे कि ये लॉग हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ 3.800, तो हमेशा आपको फॉर्मूला 3.800 की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपके पास अगर आ गया 1 2 3 4, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 1.234 10⁻³ अगर आपको मिल गया 0.01, तो आप लिखोगे 1 इंटू 1.0 10⁻²। तो हमेशा आप 1 डेसिमल पॉइंट तक फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मिल गया 3.800। अब आप लॉग टेबल में जाओगे, लॉग टेबल में आप जाओगे 38 पे, आपको देखा गया 10 11 12 13 14, तो आप वैल्यू जाओगे 38 पे। 38 की जीरो पे जाओगे तो आपको ये नंबर दिखेगा 5798, और लास्ट वाला नंबर 0 है। 0 मीन डिफरेंस को हमें इसमें ऐड करना होता है, बट यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो नंबर मिला है 5798, हम इसे डेसिमल के बाद डालेंगे तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 0.5798। तो याद रखना ये जो नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, जैसे 3.8 होगा, बट ये डेसिमल के बाद हम इसे लिखेंगे विच इज 0.5798 माइनस ऑफ, तो हम करेंगे 3 प्लस माइनस ऑफ 0.5798, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.42। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बाकी जो लॉग है इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो लॉगरिथम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हमें, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻³ मोलर्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है, OH नेगेटिव का, ठीक है। वो कितना दिया, 10⁻³ मोलर्स। तो याद रखना ये बेस है, तो हमें क्या मिला, OH नेगेटिव। और अगर हम नेगेटिव लॉग लगाएं OH का, तो हमने पढ़ा नेगेटिव लॉग ऑफ OH क्या हो जाता है हमारा POH, तो POH हो जाएगा हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग लगाएंगे ऑफ 10⁻³ तो हमारा हो जाएगा वैल्यू +3। तो याद रखना जब बेस दिया हुआ है तो आप POH का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और हमें टेम्परेचर दिया 298 केल्विन, 298 केल्विन में हमें पता है pH प्लस POH हो जाता है 14 के इक्वल, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं POH की, तो pH प्लस 3 इज इक्वल टू 14 और pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 विच इज इक्वल टू द 11, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा pH ऑफ द सोल्यूशन इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सपोज आपके पास एसिड है, और कौन सा एसिड है, वीक एसिड है विच इज CH3COH लाइक दिस। वीक एसिड आपके पास, तो याद रखना जो वीक एसिड है, सपोज आपके पास HA है, तो याद रखना ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जैसे CH3COH जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये। तो अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो एसिड्स हैं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं हम Ka, तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा, H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। बट याद रखना अगेन ये Ka की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इन ऑर्डर टू मेक इट स्मॉल, हम एसिड की स्ट्रेंथ, सपोज आपको डिफरेंट एसिड को कंपेयर करना है, Ka की जो वैल्यू होती है काफी क्या होती है, स्मॉल होती है, तो दैट्स वाई हम इस पे भी क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो हमें मिल जाता है pKa।
तो पीके भी हमें क्या बताता है, एसिड की स्ट्रेंथ बताता है। तो याद रखना जितना ज्यादा के ए का वैल्यू होगा उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है H प्लस का। बट जब हम नेगेटिव लॉग लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जितना कम पीके ए का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पीके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नेगेटिव लॉग लगाया जैसे हम पीएच का करते हैं। सिमिलरली जब हमारे पास सपोज कोई बेस है, हमने बेस लिया है NH4OH, इसको हमने क्या किया, डिसोसिएट किया, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, ये भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो सपोज आपके पास कोई भी बेस है BOH, इट विल डिसोसिएट इनटू B प्लस एंड OH नेगेटिव, ये इक्विलिब्रियम में है। और इसका जो कांस्टेंट होता है फॉर द बेस वी कॉल दिस एज Kb। तो Kb इज इक्वल टू B प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय BOH। ठीक है, तो जितना ज्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसका नेगेटिव लॉग लगा देंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb हमारा बन जाएगा pKb। तो जितना pKb कम होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, Ka वैल्यू ऑफ द एसिड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द OH नेगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kb, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKb। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसका पहला पार्ट है Ka1 of polyprotic acid is higher than the Ka2. Why? Second है what are the factor affecting the acidic strength। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड की, Why Ka1 is greater than Ka2। याद रखना सपोज हमने लिया H2SO4, पॉलीप्रोटिक क्या होता है, जो एक से ज्यादा H प्लस क्या करें, रिलीज कर पाए। ठीक है, इन्हें हम पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास है H2SO4, H2SO4 क्या करेगा, इसमें से आप इजीली एक क्या कर सकते हो, H प्लस रिमूव कर सकते हो H2SO4, और अगर आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाओगे तो हमारा बन जाएगा Ka1 विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास मिला है HSO4 नेगेटिव। अब इसमें क्या, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर आप यहां से H प्लस रिमूव करना चाहो तो H प्लस रिमूव करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब H प्लस रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H प्लस SO4 नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H प्लस रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट Ka2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कम प्रोडक्ट बनेगा। सो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो वही लिखा हुआ है K1 ऑफ ए पॉलीप्रोटिक एसिड इज हायर देन द Ka2 बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एंड H प्लस फ्रॉम नेगेटिव आयन। तो न्यूट्रल आयन से रिमूव करना इजी है, बट फ्रॉम द नेगेटिव आयन इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें दो फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स की। जब भी आप ग्रुप में बात करो, सपोज आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो है एक ही ग्रुप में हैलोजेंस में, तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो याद रखना साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज। मतलब बॉन्ड ब्रेक करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है डाउन द ग्रुप। एज ए रिजल्ट क्या होगा, HI का बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू HF। तो HI क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारा साइज पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियड में, अगर हमने चेक किया पीरियड में क्या होता है, जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, आपके पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर हम HF की बात करें, फ्लोरीन क्या करता है, H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज ए रिजल्ट वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना है वो क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। एज ए रिजल्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है उतना ज्यादा याद रखना बॉन्ड का जो पोलैरिटी है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पोलैरिटी इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, पार्ट ए है इसका, प्रिडिक्ट द सॉल्यूशन विच आर एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। हमें सॉल्ट दिया हुआ है और पूछा है कि वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पीके ऑफ एसिडिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर गिवन, दे आर आस्किंग कैलकुलेट द पीएच ऑफ द अमोनियम एसीटेट। सबसे पहले अगर आपको सॉल्ट्स दिए हैं तो आपको पता करना कि वेदर ये किस कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। NaOH बनता है, सॉरी NaCl बनता है NaOH एंड HCl से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना कभी भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है एसिड और बेस। अगर आपने KBr की हाइड्रोलिसिस की है तो आपको मिलेगा KOH एंड HBr, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो न्यूट्रल।
NaCN में मिलेगा आपको NaOH एंड HCN, जो हाइड्रोजन साइनाइड है, एक वीक एसिड है। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये हो जाएगा बेसिक। सिमिलरली NaNO2 में क्या है, ये बनता है NaOH एंड HNO2, ये नाइट्रस एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये भी बेसिक होगा। K2CO3 बनता है KOH एंड H2CO3, KOH जो है KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, अगेन OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। और लास्ट में हमारा दिया NH4Cl, NH4OH इज ए वीक बेस, ठीक है, ये वीक बेस होता है। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा एसिडिक, ठीक है। अब हमारा ये जो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, pKa ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका दिया हुआ है pKa, pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक वीक बेस है। तो जब वीक एसिड वीक बेस दिया होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं pKa एंड pKb की फॉर्म में। आपको कैलकुलेट करना है pH ऑफ द अमोनियम एसीटेट। तो ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब सॉल्ट बनता है वीक एसिड एंड वीक बेस से। तो हमारा सॉल्ट कुछ ऐसा बनेगा, अमोनियम एसीटेट, जो बना है एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो अगर इसका pH फाइंड करना, तो हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू 7 + हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। तो 7 + हाफ ऑफ pKa का वैल्यू दिया हुआ है 5.75 माइनस 5.70, तो हो जाएगा 7 + हाफ ऑफ 0.05। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.025 विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, हमेशा ये एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, सिप्रेस हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। इसे हम एग्जांपल से देखते हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज आपने क्या डाला हुआ है, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है एक वीक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होता है, जब ये डिसोसिएट करता है तो हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारा रिएक्टेंट में, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपने ऐड किया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एसीटेट आयन एंड Na+। इंपॉर्टेंट की चीज क्या होनी चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे ही आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो डिसोसिएशन इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगी। और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल फॉर दिस रिएक्शन ऑल्सो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि ये भी सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से प्रोडक्ट की, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर प्रिंसिपल कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन क्या चलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एज ए रिजल्ट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो एसीटेट आयन है फर्दर ब्रेक होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यही हमारा लॉ है, सप्रेशन इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एसीटेट आयन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो रुक जाएगा बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने ऐड किया है सोडियम एसीटेट, क्योंकि इसमें कॉमन आयन क्या है, एसीटेट आयन इज कॉमन आयन होने की वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और डिसोसिएशन विल स्टॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ए सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अल्कली। अगर आपने थोड़ा सा एसिड और बेस डाला है सॉल्यूशन में, तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, रेजिस्ट चेंज इन पीएच। वो सॉल्यूशन का पीएच क्या रखता है, सेम रखता है। तो जो बफर सॉल्यूशन है, याद रखना, इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। अगर पीएच 7 है तो वो मेक श्योर करता है कि पीएच क्या रहे, सेम रहे, वो पीएच को चेंज नहीं होने देता है। सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक बफर बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक बफर दो चीज़ों से बनता है, एक वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड और उसके सॉल्ट से बना है सोडियम एसीटेट CH3CONA, वैसे बेसिक बफर किससे बनता है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। वीक बेस है हमारे पास NH4OH और उसका सॉल्ट है NH4Cl। तो अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, और आपने एसिड और बेस डाला है, तो सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ ए बबल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 0.15 मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट एंड आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल्स दिया हुआ है, CH3CONA दिया हुआ है विच इज 0.05 मोल्स, और हमें दिया हुआ है Ka का वैल्यू विच इज 1.75 10⁻⁵। ठीक है, हमें आयनेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अब हमें Ka का वैल्यू दिया हुआ है, हमें Ka का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो याद रखना Ka इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज Pk, तो नेगेटिव लॉग हम कर सकते हैं इस वैल्यू का, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट दिया हमें सोडियम एसिटेट 0.5 और एसिड दिया 0.1, हम वैल्यूज डाल सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी बताया, अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे लिख सकते हो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.75 माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁵, ऐसे भी लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया लॉग टेबल आपको यूज़ करना आना चाहिए। लॉग टेबल यूज़ कैसे करेंगे, 1.75 को आप जाओगे 17 पे, ठीक है, लॉग टेबल पे 17 पे जाओगे, 5 टर्म पे जाओगे और वहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हो, 10⁻⁵ हो जाएगा +5। सिमिलरली आप लॉग 1.5 भी निकाल सकते हो, आप लिखोगे 1.500, 15 का वैल्यू के 0 में आप डाल सकते हो, तो आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9, तो इस सोल्यूशन का pH हो जाएगा 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद एग्जांपल, राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर Ag2CrO4। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज़्ड टू द पावर इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एग्जांपल बताता हूँ, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है विच इज ऑफ AgCl, आपने AgCl डिसॉल्व किया हुआ है इसमें। अब आप क्या कर रहे हो, आप ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, जब मैक्सिमम आप AgCl ऐड कर सकते हो, सो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने इसमें क्या किया, आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ AgCl ऐड कर रहे हो, तो आप जो एक्स्ट्रा AgCl ऐड कर रहे हो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट जो AgCl सॉल्यूशन में से था दैट विल कम आउटसाइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में से AgCl क्या हो जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा, तो एज ए रिजल्ट जो आपने डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन में जो था, जो AgCl था सॉल्यूशन में, दोनों के बीच में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। सो तभी हम क्या बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बन गया है। तो अगर हम बात करें इसमें, K का वैल्यू हमें पता है, हो जाएगा Ag प्लस Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय AgCl हो जाएगा। और हमें पता है जो सॉलिड है, अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, यहाँ पे सॉलिड है और एक्वस सॉल्यूशन है, ये हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में सॉलिड की जो वैल्यूज हैं इसको क्या कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो हमारा जो कांस्टेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज KSP विच इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा Ag प्लस Cl नेगेटिव। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो आप इसको रेज़ टू पावर करेंगे, तो तभी हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आयन का प्रोडक्ट रेज़ टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यू हैव टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर Ag2CrO4। सबसे पहले Ag2CrO4 डिसोसिएट कैसे होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू 2Ag प्लस and 1CrO4। सपोज Ag2CrO4 को आपने डिसॉल्व किया वाटर में और ये कुछ अमाउंट सॉल्युबल होगा, तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी है इसे हम बोलते हैं S। सपोज ये 1 मोल सॉल्युबल है अगर, तो इसकी कितनी आयंस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 मोल से 2 आयंस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये 2 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा 1 मोल। तो सॉल्युबिलिटी ही इस, जब भी हम किसी को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमें उसका कंसंट्रेशन बता देती है। तो अगर मैं बोलूं इसकी सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, तो कितना 2Ag डिसॉल्व होगा, आयंस होंगे, तो हम बोलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 2S और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी S, क्योंकि 1 मोल से हमें 2 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है, तो कंसंट्रेशन मिल गया। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेज़ टू पावर करेंगे, ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2S, इसका पावर है इसका 1, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S, तो हमारा KSP हो जाएगा 4S क्यूब। सो ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, KSP वैल्यू ऑफ BaSO4 एंड PbSO4 आर गिवन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है इनका, दिया हुआ है 1.1 10⁻⁻10 और 1.6 10⁻⁸ रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 हम ले लेंगे S1 और सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 हम ले लेंगे S2। हमें ऑलरेडी पता है BaSO4 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Ba प्लस एंड SO4 नेगेटिव, तो जितना सॉल्युबिलिटी होगा उतना ही ये आयंस प्रोड्यूस करेगा।
तो अगर ये सॉल्युबिलिटी इसकी S है तो ये कितनी आयन प्रोड्यूस करेगा S1, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है तो आयन प्रोड्यूस करेगा S1, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी S1, ये हो जाएगी S1। तो हमें पता है KSP इज इक्वल टू S1 इंटू S1, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, कंसंट्रेशन होगा तो हो जाएगा 1.1 10⁻⁻10 एंड इक्वल्स टू S1 रेज़ टू पावर 2। अगर हम फाइंड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे PbSO4 की, PbSO4 की अगर सॉल्युबिलिटी हमने ली है S2, ये डिसोसिएट होगा तो कितना सॉल्युबल होगा, ये Pb भी होगा हमारा S2, ये भी SO4 भी हो जाएगा S2, तो KSP हमारा हो जाएगा S2 का स्क्वायर। KSP का वैल्यू दिया विच 1.6 10⁻⁸, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा अराउंड S2 इज इक्वल टू 1.2 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। अगर आप दोनों सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज को चेक करोगे तो आपको दिखेगा PbSO4 की जो वैल्यू है, क्योंकि ये 10⁻⁴ है, 10⁻⁵ है, 10⁻⁴ क्या होता है, बड़ा होता है, सो मीन्स PbSO4 इज मोर सॉल्युबल इन द सोल्यूशन। आई होप आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ आए हो। तो बाकी चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट डाला हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।